दोस्तों, 90 का दशक, जिसे तेज गेंदबाजी का सुनहरा दौर भी कहा जा सकता है, ये वो दौर था जब डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन, एंडी रॉबर्ट और माइकल होल्डिंग जैसे रफ्तार के धुरंधरों द्वारा क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद तेज गेंदबाजी की एक नई लहर आई हुई थी, जिनमें प्रमुख थे वसीम अकरम, वकार यूनुस, कॉर्टनी वॉल्स और कर्टली एम्ब्रोज, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों के दिलों में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उस दौर में इन गेंदबाजों का प्रभाव ऐसा था कि उनके सामने बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी अक्सर असहाय नजर आया करते थे। उन गेंदबाजों में सबसे खतरनाक थे कर्टली एम्ब्रोज। ऊंची लंबी कद काठी, ऊपर से उनकी आग उगलती गेंदबाजी, जो किसी भी बल्लेबाज का मनोबल तोड़ने के लिए काफी थी। एक ऐसा गेंदबाज जो अपने करियर के अधिकतर सालों में नंबर 1 रैंकिंग पर रहा और आखिर तक बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती साबित हुआ। आज की वीडियो में भी हम इसी महान सितारे की जिंदगी और करियर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एंटीगुआ कैरिबियाई क्षेत्र का एक छोटा सा देश, जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को सर विवियन रिचर्ड से लेकर रिची रिचर्डसन और एंडी रॉबर्ट्स जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं। इसी कैरिबियाई धरती में 21 सितंबर 1963 को बल्लेबाजों के लिए आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोज का जन्म हुआ था। गरीब परिवार में जन्मे एम्ब्रोज के पिता एक कारपेंटर थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए फर्नीचर इत्यादि बनाकर बेचा करते थे। थोड़े बड़े होने पर एम्ब्रोज ने भी इस काम में अपने पिता की मदद करनी शुरू कर दी। स्पोर्ट्स में रुचि होने की वजह से एम्ब्रोज बचपन से ही कई तरह के स्पोर्ट्स खेला करते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा बास्केटबॉल खेलना पसंद था और कभी कभी क्रिकेट मैचों में वो अंपायरिंग भी कर दिया करते थे। वहीं एम्ब्रोज की मां एक क्रिकेट प्रशंसक थी और वो एम्ब्रोज को भी क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। अपनी मां की इच्छा को ध्यान में रखते हुए एम्ब्रोज ने आखिरकार क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया और समय के साथ साथ वो इस खेल में बेहतर भी होते चले गए। 20 साल की उम्र तक उन्हें क्लब क्रिकेट खेलने का अनुभव भी प्राप्त हो चुका था। क्लब क्रिकेट खेलने के दौरान ही वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम लीवार्ड आइलैंड के कोचेस की नजरों में भी आ गए थे। एम्ब्रोज ने अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत साल 1986 में लीवार्ड आइलैंड की तरफ से गयाना के खिलाफ खेलते हुए किया, जिसमें वो 4 विकेट लेने में भी सफल रहे थे। हालांकि इसके बावजूद वो इस टीम में अपनी जगह बनाए रखने में असफल रहे और टीम से बाहर कर दिए गए। साल 1986 में स्कॉलरशिप की मदद से एम्ब्रोज को इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलने के लिए जाने का मौका मिला, जहां वो लिवरपूल लीग और सेंट्रल लंकाशायर लीग में खेले। इस दौरान उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए उस सीजन में 9.80 की एवरेज से कुल 84 विकेट लेकर दोबारा लीवार्ड आइलैंड की टीम में वापसी की। ब्रिटिश लीग में खेलने का अनुभव एम्ब्रोज के लिए काफी मददगार साबित हुआ और साथ ही उनकी बॉलिंग टेक्निक भी काफी बेहतर हो गई। इंग्लैंड से लौटने के बाद एम्ब्रोज को साल 1987-88 में रेड स्ट्रिप कप खेलने वाली लीवार्ड आइलैंड की टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने 5 मैचों में 2.86 की प्रभावशाली इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 35 विकेट लिए और साथ ही नेशनल टीम में आने के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत कर दी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी धाक जमाने के बाद एम्ब्रोज ने मार्च 1988 में पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओडीआई में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू इंटरनेशनल मैच में ही एम्ब्रोज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और दुनिया को यह बता दिया कि आने वाले समय में वो बल्लेबाजों के लिए क्या मुसीबत लाने वाले हैं। ओडीआई सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से एम्ब्रोज को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम में चुन लिया गया, लेकिन अपने डेब्यू टेस्ट में एम्ब्रोज केवल 2 विकेट ही निकाल सके और उनकी टीम को 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद एम्ब्रोज टीम में बने रहे और साल 1988 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने इंग्लैंड दौरे पर भी गए। इस सीरीज में एम्ब्रोज पूरी तरह लय में नजर आए और कुल 22 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को सीरीज का विजेता बना दिया। इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद एम्ब्रोज वेस्टइंडीज टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी गए और वहां भी उन्होंने अपनी आक्रामक गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में कुल 26 विकेट लेकर
प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया, जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से मात देने में कामयाब रही। इस सीरीज के बाद तो उनकी तुलना जोएल गार्नर से होनी शुरू हो गई थी, जिनके रिटायरमेंट के बाद एम्ब्रोस को टीम में शामिल किया गया था। साल 1989 में एम्ब्रोस ने इंग्लैंड की नॉर्थैम्प्टनशायर टीम की तरफ से खेलते हुए पहली बार काउंटी क्रिकेट में हिस्सा लिया। उस समय काउंटी क्रिकेट खेलना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। साल 1990 में इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज दौरे पर आई, जहां इंग्लिश बल्लेबाजों को एक बार फिर एम्ब्रोस की आक्रामक गेंदबाजी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान ब्रिज टाउन टेस्ट में खेलते हुए एम्ब्रोस ने इंग्लिश बल्लेबाजों की जमकर खबर ली और दूसरी पारी में 45 रन देकर 8 विकेट उखाड़ते हुए इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को बिखेर कर रख दिया था। साल 1990 में एम्ब्रोस पहली बार टॉप ओडीआई गेंदबाजों की सूची में पहले नंबर पर पहुंचे और इसके अगले ही साल उन्होंने टेस्ट रैंकिंग में भी अपना वर्चस्व हासिल किया। इन कुछ सालों में एम्ब्रोस ने कर्टनी वॉल्स के साथ मिलकर वर्ल्ड क्रिकेट में एक बार फिर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजी का दबदबा कायम कर दिया था। वॉल्स और एम्ब्रोस की जोड़ी वेस्टइंडीज के शानदार पेस अटैक की अंतिम जोड़ी मानी जाती है। उस दौर में इन दोनों गेंदबाजों का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे चुनौती भरा काम था। वॉल्स के पास रफ्तार के साथ साथ सटीक लाइन लेंथ थी, तो वहीं एम्ब्रोस अपनी तेज रफ्तार घातक बाउंसर्स के लिए मशहूर थे। फिर आया साल 1992 का वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में शुरू हुआ क्रिकेट का यह महाकुंभ, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम एक प्रमुख दावेदार के रूप में उतरी। यह एम्ब्रोस का पहला वर्ल्ड कप भी था और सभी को उनसे काफी उम्मीदें थी। लेकिन एम्ब्रोस इस वर्ल्ड कप में अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद 7 मैचों में केवल 7 ही विकेट ले पाए, जिसका खामियाजा वेस्टइंडीज को सेमीफाइनल के दौर से बाहर होकर भुगतना पड़ा। इस वर्ल्ड कप में एम्ब्रोस के खराब प्रदर्शन को देखते हुए क्रिकेट विश्लेषकों ने उनके करियर के खत्म होने के कयास भी लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन बचपन से ही जुझारू प्रवृत्ति के एम्ब्रोस ने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया और इसी साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जबरदस्त वापसी करते हुए सीरीज में कुल 33 विकेट लेकर उन सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। इतना ही नहीं, इस सीरीज के पर्थ टेस्ट मैच में तो एम्ब्रोस ने अपनी गेंदबाजी से वो कारनामा कर दिखाया था जिसने उस समय रोमांच की सारी पराकाष्ठा को ही पार कर दिया था। वो एक ऐसा अद्भुत कारनामा था जिसे देखने और सुनने के बाद आज भी क्रिकेट फैंस के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये इस टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 85 रन बनाकर ठीक ठाक स्थिति में थी, जिसके बाद एम्ब्रोस गेंदबाजी करने के लिए आए और एम्ब्रोस की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज टिक नहीं पाए और देखते ही देखते पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम पहली पारी में केवल 119 रनों पर ऑल आउट हो गई। एम्ब्रोस ने इस पारी में केवल 1 रन खर्च करते हुए 7 विकेट लिए, जिसकी बदौलत अंत में वेस्टइंडीज की टीम यह मुकाबला 1 पारी और 25 रनों के अंतर से जीतकर सीरीज अपने नाम करने में सफल रही। इसी साल क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने एम्ब्रोस को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। साल 1994 तक एम्ब्रोस दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों में से एक बने रहे। इस दौरान वो ओडीआई रैंकिंग में लगातार 3 बार और टेस्ट रैंकिंग में लगातार 2 बार पहले नंबर पर पहुंचे। इसी बीच उन्हें शोल्डर इंजरी भी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई मैचों से बाहर भी होना पड़ा था। साल 1996 के वर्ल्ड कप में एम्ब्रोस ने इंजरी से उबरते हुए एक बार फिर टीम में वापसी की, जहां उन्होंने कोर्टनी वॉल्स के साथ मिलकर वेस्टइंडीज टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की और अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में खेले गए अपने 6 मैचों में बेहद ही किफायती गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट लिए और केवल 3 की इकोनॉमी से रन खर्च करते हुए इस वर्ल्ड कप के सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज भी बने। साल 1999 का वर्ल्ड कप एम्ब्रोस के करियर का आखिरी वर्ल्ड कप था, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। अपने करियर के आखिरी सालों में इंजरी की वजह से एम्ब्रोस कभी भी नियमित रूप से क्रिकेट नहीं खेल पाए, जिसके कारण वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एम्ब्रोस का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद एम्ब्रोस को साल 2000 में इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टेस्ट टीम में जगह दी गई, जहां 31 अगस्त 2000 को
एम्ब्रोस आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने ग्राउंड पर उतरे और इस टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही इस महान तेज गेंदबाज ने अपने रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी। उनके स्टैट्स पर एक नजर डाले तो एम्ब्रोस ने वेस्टइंडीज के लिए 98 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2.30 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए 405 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 45 रन देकर 8 विकेट है। वहीं 176 ओडीआई मैचों में भी उन्होंने 3.48 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 225 विकेट अपने नाम किए, जिनमें उनका बेस्ट 17 रन देकर 5 विकेट रहा। उनके ये स्टैट्स अपने आप में ही एक गवाह है कि एम्ब्रोस किस लेवल के गेंदबाज थे। उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने साल 2010 में एम्ब्रोस को अपने हॉल ऑफ फेम में भी जगह देकर सम्मानित किया। इसी साल दिग्गज क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पैनल द्वारा एम्ब्रोस वेस्टइंडीज के सर्वकालीन महान 11 खिलाड़ियों के ग्रुप में भी शामिल किए गए। साल 2014 में द एंटीगुआ एंड बारबुडा हाई कमीशन द्वारा एम्ब्रोस को नाइट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया गया, जिसके बाद वो सर कटली एम्ब्रोस कहलाए गए। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो एम्ब्रोस ने साल 2001 में अपनी गर्लफ्रेंड रही ब्रिजेट बेंजामिन से शादी की और आगे चलकर वो 2 बेटियों के पिता भी बने। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद एम्ब्रोस ने म्यूजिक की दुनिया में अपना कदम रखा और बतौर बेस गिटारिस्ट कई बैंड्स के लिए परफॉर्मेंस भी दिए। तो दोस्तों, ये तो थी वेस्टइंडीज के सर्वकालीन महान तेज गेंदबाजों में से एक सर कर्टली एम्ब्रोस की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तां। ऐसा ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।